About calorimetry. So this is very interesting and important topic to discuss about. सबसे पहले हमें कैलोरीमेट्री को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो उसका हम डेफिनेशन सबसे पहले करते हैं कि सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड। एक सिस्टम को आप आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं यदि मान लो वो कुछ भी हीट ट्रांसफ़र नहीं करता। इफ़ देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट अकर्स बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में यदि कुछ कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होती तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। अब यदि मान लो आप एक सिस्टम कंसिडर करते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उस सिस्टम के, व्हेन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो अपनी हीट जो है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। और उस सिस्टम के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं और उन पार्ट का जो टेम्परेचर है वो सभी का अलग अलग टेम्परेचर है। when the different part of the system are at different temperature, तो होने क्या वाला है, then a quantity of heat transfer from the higher temperature to a part to a lower temperature। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक सिस्टम के अलग अलग पार्ट हैं और सभी पार्ट्स का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है। तो होगा क्या, जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो हाई जो जो पार्ट हाई टेम्परेचर पर है से हीट ट्रांसफ़र होगी जो पार्ट लोअर टेम्परेचर पर है। आप फॉर एग्जांपल कि आप एक ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल के लिए यहाँ डायग्राम बना देते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई एक डायग्राम रहा और ये देखिए, इसमें हम ऐसे दो पार्ट बना देते हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक सिस्टम का हिस्सा है और अब ये दोनों कांटेक्ट में है। इसका टेम्परेचर T1 है, इस पार्ट का जो टेम्परेचर है वो T1 है और जो दूसरा पार्ट है उसका टेम्परेचर T2 है। अच्छा, ये इफ़ T1 इज़ ग्रेटर देन T2, यदि T1 का टेम्परेचर T2 से ज़्यादा है, मीन्स दिस इज़ एट हायर टेम्परेचर। इसका जो टेम्परेचर है वो हायर है, ओके। और जो नीचे वाला पार्ट है इसका टेम्परेचर जो है वो लोअर है। तो इस केस में होता क्या है, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। यहाँ हीट ट्रांसफर होगा और कब तक होगा, टिल टिल T1 इज इक्वल टू T2। ये तब तक हीट ट्रांसफर होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम ना हो जाए। सो हीट लॉस बाय, और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सवाल ये है कि जो हीट जो है वो पार्ट ए से पार्ट बी की ओर जाएगी। तो अब मान लो कि ये जो जितना जो हीट जो है वो पार्ट ए क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लूज करेगा, तो जो पार्ट बी है वो क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो गेन करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। This is very important. I mean, this is the principle of calorimetry. The part that is at higher temperature, I can say कि जो 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 पार्ट हाई टेम्परेचर पर है जितनी वो हीट लूज करेगा, जो लोअर टेम्परेचर पर पार्ट है वो उतनी ही हीट गेन कर लेगा। और सिंपल सी बात है। सो आई कैन से दैट हीट लॉस्ट बाय द पार्ट एट हायर टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर पर पार्ट है, इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द पार्ट एट लोअर टेम्परेचर। वो जो लोअर टेम्परेचर वाला पार्ट है वो उतनी ही हीट गेन कर लेगा। और ये फ्लो ऑफ हीट कब तक चलता रहेगा, ये फ्लो ऑफ हीट तब तक ही चलता रहेगा जब तक दोनों पार्ट का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, राइट। तो कैलोरीमेट्री क्या है, कैलोरीमेट्री इज द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। कैलोरीमेट्री इज द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। जिस प्रोसेस से हम हीट को माप लेते हैं उसको हम कैलोरीमेट्री कह देते हैं। सो होता यूँ है कि व्हेन ए बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। जैसे हमने यहाँ एक आपको एग्जांपल दी कि आपके पास एक सिस्टम है जिसके जो दोनों पार्ट हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर हैं। अब हमने क्या किया कि उनको एक कंडक्टिंग बॉल के थ्रू एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लेके आए। तो होगा क्या, जो पार्ट हायर टेम्परेचर पर है वो अपनी हीट लूज करेगा और जो पार्ट लोअर टेम्परेचर है वो अपनी हीट गेन करेगा। तो इस स्टेज पर क्या होगा, देर इज ए फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द पार्ट एट हायर टेम्परेचर टू ए पार्ट एट द लोअर टेम्परेचर। दोनों पार्ट में जो हीट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। और जितना द हायर टेम्परेचर वाला पार्ट लूज करेगा हीट, उतना ही जो लोअर टेम्परेचर वाला पार्ट है वो गेन करेगा, प्रोवाइडेड आपका जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब एक दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो आपका सिस्टम है वो सराउंडिंग के लिए हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगा, राइट।
और इस हीट को मापने के लिए, इस ट्रांसफ़र ऑफ हीट को मापने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कैलोरीमीटर बोलते हैं। द डिवाइस व्हिच इज़ यूज्ड टू मेजर द हीट ट्रांसफ़र ऑफ द हीट इज़ नोन एज़ कैलोरीमीटर, राइट? सो ये कैलोरीमीटर के आप यदि देखना चाहते हैं तो ये आप फिगर नंबर 1 का सहारा ले सकते हैं और फिगर नंबर 2 का सहारा ले सकते हैं, राइट? सो ये इसका जो 2 डायमेंशनल पिक्चर है, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, एक मेटल की वेसल होगी और मेटलिक वेसल में वो जो, और इसमें एक स्टिरर होगा उसको हिलाने-झुलाने के लिए, ऑफ द सेम मटेरियल, उसी मटेरियल का वो बना होगा, लाइक कॉपर हो सकता है तो एल्यूमीनियम का होगा। तो ये तो दोनों मेटल हैं और स्टिरर भी सेम ही होगा, ओके, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिर एक जैसी हो जाएगी। इस वेसल को हम एक वुडन जैकेट के अंदर रख देते हैं। आप ये देख लीजिए कि वुडन जैकेट में क्यों रखते हैं, क्योंकि हम इसको आइसोलेट करेंगे सराउंडिंग से। वुडन जैकेट इसलिए होगी क्योंकि वुडन जैकेट में जो लकड़ी होती है वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती आराम से, वो एक इंसुलेटर का काम करती है। विच कंटेनिंग द हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, उसमें हम जो गर्म करने वाला इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें डाल देते हैं, राइट? और जो आउटर जैकेट एक्ट्स एज अ हीट शील्ड, वो हीट शील्ड की तरह काम करती है, हीट को रोकती है वो, एंड रिड्यूस द हीट लॉस, और हीट लॉस को रोक लेती है ताकि सिस्टम से जो हीट है वो सराउंडिंग में नहीं जानी चाहिए, राइट? इनर वेसल से भी उसको जाने नहीं देती, ओके। सो द आउटर जैकेट एक्ट्स एज अ हीट शील्ड एंड रिड्यूस द हीट लॉस फ्रॉम द इनर वेसल। सो देर इज एन ओपनिंग इन द आउटर जैकेट। आउटर जैकेट में एक ओपनिंग होता है, एक होल जैसा होता है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं इसमें एक थर्मोमीटर डाला होता है, राइट? थ्रू विच द मर्करी थर्मोमीटर कैन बी इंसर्टेड इन द कैलोरीमीटर, क्योंकि हमें देखना होता है कि टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है। तो ये एनसीईआरटी का फिगर 11.20 है। सो दिस फिगर इज 11.20 ऑफ एनसीईआरटी, राइट? सो यू कैन सी इट इन द बुक ऑल्सो। जो एक हम आपके साथ एक प्रॉब्लम अब सॉल्व करेंगे, और इस प्रॉब्लम को समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि हम किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इट इज़ वेरी यूजफुल टू डिटर्मिन द, आई मीन, various parameters involved in the formula using the principle of calorimetry, that is heat lost is equal to the heat gain. So you will enjoy a lot while doing this problem, right? We are going to understand the concept of calorimetry and the principle of heat lost and heat gain. तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपके साथ किया हुआ है, और मुझे लगता है कि शायद इस एग्जाम्पल को भी आप बहुत अच्छी आसानी से समझ जाएंगे, और इसके बाद आप इसको अप्लाई करना भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, पहले सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक स्फेयर है और वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, और जिसका जो मास है वो 0.047 किलोग्राम है। ये हमने यहाँ लिखा है, ये एल्यूमिनियम का स्फेयर है और इसका जो मास है वो 0.047 किलोग्राम है। और इसको हम क्या करते हैं, थोड़े से समय के लिए हम इसको एक बैसल में डाल देते हैं जिसमें उबलता हुआ पानी है, और ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाए। इसका टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर हुआ इसका, वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो T1 हमने इसको लिख दिया। इसका जो टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो हमने इसको एकदम से उठाया, और उठाने के बाद हमने इसको कॉपर कैलोरीमीटर में डाल दिया। ये मान लीजिए कि ये आपका जो कॉपर कैलोरीमीटर है, ये कॉपर कैलोरीमीटर है, और इसका जो मास है वो 0.14 किलोग्राम है, ओके। इसमें डाल दिया हमने, और इस कॉपर कैलोरीमीटर में पानी है, और जो पानी का मास है वो है 0.25 किलोग्राम। इसमें जो वाटर है उसका जो मास है वो है 0.25 किलोग्राम, ओके। अच्छा, फिर क्या होता है कि जैसे शुरू में आपका जो एल्यूमिनियम का जो गोला है, ये स्फेयर है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बहुत गर्म है ये, और पानी का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। जब आप इसको उठा के इस कैलोरीमीटर में डालते हैं तो क्या होता है, हमने पढ़ा अभी कि ये हाइयर टेम्परेचर से हीट जो है वो लोअर टेम्परेचर वाले पार्ट को ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। तो इस गोले से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी, वो पानी को चली जाएगी, और एक कब तक होगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो देखिए ये जो गोला है इसका जो टेम्परेचर T2 होगा वो 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और जो पानी है कैलोरीमीटर में उसका टेम्परेचर भी 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और उसके बाद जो हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। सिंपल। तो हमसे सवाल पूछा है कि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है। अब यहाँ से आपको निकालना है कि एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है। तो हमने जो टेक्स्ट अभी तक पढ़ रखा है वहाँ से हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में हमने जो पढ़ रखा है,
वो हम लिखते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, राइट। तो ये हो जाएगा 1/m और ये आएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। सो ये है मास अंडर कंसिडरेशन, ये चेंज इन टेम्परेचर और हीट, ये चेंज इन हीट है। तो आपको यहाँ लिखना है डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, मास अंडर कंसिडरेशन एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। अब ये बहुत साधारण सा फार्मूला है और हम इसको इस्तेमाल करेंगे अब हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ हम इसको लिख देते हैं कि इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 हो गई। फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले हमारे पास जो एल्यूमिनियम की हम बात करें, फॉर एल्यूमिनियम स्फेयर ऐसे लिख देते हैं, फॉर एल्यूमिनियम स्फेयर, एल्यूमिनियम स्फेयर की यदि हम बात करें तो हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है। मास ऑफ एल्यूमिनियम स्फेयर कितना है भाई, ये है 0.047 किलोग्राम, एक पैरामीटर हमें पता है। दूसरा जो पैरामीटर है वो हीट कैपेसिटी है, कॉमा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, ये हमसे पूछा हुआ है, ओके। और तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर, तो जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी, जो होगा T2 माइनस T1, इट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर, राइट। सो इसको मैं T1 माइनस T2 और T1 माइनस T2 भी लिख सकते हैं हम इसको, T1 माइनस T2 भी लिख सकते हैं। तो T1 आपके पास क्या हुआ, यहाँ T1 आपका जो स्फेयर है वो शुरू में 100 डिग्री सेल्सियस पर था और जो फाइनली जब हीट का फ्लो रुक जाएगा तो वो 23 डिग्री सेल्सियस पर जाके रुकेगा। सो T1 माइनस T2 हमारे पास क्या हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 माइनस 23 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं 77 डिग्री सेल्सियस। तो इस कैलकुलेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि जो आपका गोला है, क्योंकि गोले का ही टेम्परेचर तो ज़्यादा है ना, तो इसने हीट लॉस कितनी की है। हम लिख देंगे द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम स्फेयर, द अमाउंट ऑफ हीट, या पहले ऐसे लिख लेते हैं, लेट एस एल्यूमिनियम जो हमने निकालना है ना इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो हम यहाँ फार्मूला लगा देते हैं सिंपली, हीट लॉस्ट बाय द स्फेयर, हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम स्फेयर, एल्यूमिनियम स्फेयर कितनी हीट लॉस कर देगा, वो आ जाएगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, ये देख लीजिए जरा, पहले लिख देते हैं मास ऑफ एल्यूमिनियम स्फेयर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम स्फेयर, यहाँ देख लीजिए, यहाँ लगाएंगे हम इस फार्मूले को, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम स्फेयर, ये तीन चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो मास ऑफ द एल्यूमिनियम स्फेयर जो है हमारे पास वो है 0.047 किलोग्राम क्रॉस, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम ये हमने निकालना है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 77 डिग्री सेल्सियस, इक्वेशन नंबर 2 रख लीजिए इसको। ये आप देखेंगे कि ये सवाल आपको बहुत साधारण लगेगा पर इंटरेस्टिंग जरूर लगेगा, इसमें बड़ी मज़ेदार एक तो जानकारी है और करने का जो पैटर्न है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, उसका बड़ा इंजॉयबल है, सवाल बहुत इंजॉयबल है। हमने क्या किया कि अब इस गोले ने इतनी हीट छोड़ी, ये इतनी हीट अपनी लूज़ करेगा जब तक इसका टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आपने क्या किया, इस गोले को उठाया, अब आपने इस कंटेनर में डाल दिया। अब इस कंटेनर में जब ये जाएगा तो ये जो अपनी हीट है वो ट्रांसफ़र करेगा, और जो आपका ये कंटेनर है एक तो वो उस हीट को गेन करेगा, दूसरा जो इसमें पानी है वो इसको गेन करेगा। तो ये जो पानी है इसमें उसका जो ओरिजिनल टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पानी की हम बात करते हैं मास ऑफ वाटर, तो जो पानी की हम बात करें मास ऑफ वाटर, पानी जो इसमें है कंटेंट जिसमें हमने एल्यूमिनियम को डुबोया है आप गोले को, उसका जो मास है 0.25 किलोग्राम है, ओके। और जो कैलोरीमीटर है जो डिब्बा है उसका मास कितना है, मास ऑफ कैलोरीमीटर, मैं ऐसे लिख देता हूँ मास ऑफ कैलोरीमीटर, ऐसे लिख देते हैं नहीं तो लंबा पड़ेगा लिखना। इसको हम लिखेंगे 0.
1/4 किलोग्राम, क्योंकि आप जब गरम-गरम घोड़ा इसमें डालेंगे तो अकेला पानी नहीं गर्म होगा, इसका जो कंटेनर है वो भी तो साथ में गर्म होगा ना। तो ये दोनों को, दोनों मासेस को लेना है। तो दोनों का इनिशियल टेम्परेचर क्या है, मैं ऐसे लिख देता हूँ टी इनिशियल या T1 भी कह सकते हैं हम इसको। ये किसका है टेम्परेचर, वाटर का प्लस कैलोरीमीटर का है। और इन दोनों का टेम्परेचर शुरू में कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। और फाइनली इन दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाता है जब हीट फ्लो रुक जाता है पानी का और कैलोरीमीटर का, तो ये हो जाता है 23 डिग्री सेल्सियस। जरा आप देखें कि अब इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है। तो इसका जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, इसका टेम्परेचर चेंज पानी का प्लस कैलोरीमीटर का, तो ये पहले 20 था और बाद में 23 हो जाता है, तो इंक्रीज हो जाता है 23 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें 3 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ा है। ओके, अब हमारा जो बेसिक फार्मूला है वो इक्वेशन नंबर 1 में बिल्कुल साफ है कि हीट ट्रांसफर हो, लॉस हो, गेन हो, वो इक्वेशन नंबर 1 से ही डिटर्मिन होगी। अब हमारे पास इसमें दो मटेरियल हैं, एक तो पानी है और दूसरा आपके पास कैलोरीमीटर है। तो हम ये मान लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ जो वाटर होगी वो तो हमें पता ही है। अब इसमें थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। एक बार फिर से दोहरा दें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि आपने 1 किलो कोई चीज़ ली, यदि उसका टेम्परेचर आपने 1 केल्विन बढ़ाना है तो उसके लिए कितनी ऊर्जा लगेगी, ये है इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसको यदि मैं लिखूं तो ये है 4.18 क्रॉस 10⁻³ राइट। इतने जाउल ऊर्जा खर्च होगी यदि तुम 1 किलो पानी लेते हो और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा देते हो। बस ऐसे समझ लेना सिंपली। और ऐसे ही है जो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर है। तो कॉपर कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.386 जाउल जाउल पर किलोग्राम और पर केल्विन। यदि कॉपर का आपने 1 किलो कॉपर आप ले लें और उसका टेम्परेचर आपने 1 केल्विन बढ़ाना है या घटाना है तो आपको 0.386 जाउल एनर्जी चाहिए। इतना समझना आपने। द अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। अब ये क्योंकि ये जो हीट ये लूज हुई है ना, इक्वेशन नंबर 2 से आप देख रहे हैं। अब इस हीट को पानी भी अब्जॉर्व करेगा और कैलोरीमीटर भी अब्जॉर्व करेगा। कैलोरीमीटर इसका ढक्कन है, बाहर वाला डिब्बा जिसके बीच में पानी है। तो हम ऐसे लिख देते हैं द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट द अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय। अब इस हीट को गेन कौन करेगा, गेन्ड बाय वाटर पानी एंड कॉपर कैलोरीमीटर, ये दोनों इसको गेन करेंगे बाय वाटर एंड कॉपर कैलोरीमीटर। तो इसमें क्या चीज़ रहेगी, हीट गेन्ड हम लिख देते हैं इसको, हीट गेन्ड। देखिए इसमें आपको जो फार्मूला है ना हमारा वो ऐसा ही रहेगा, मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो इसमें मास कितना आएगा, मास आपके पास दोनों का ही आ जाएगा। मास आएगा, ये देखिए ज़रा, इसमें आएगा मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ कॉपर राइट। सो इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, अलग अलग करते हैं। मास ऑफ वाटर, specific heat capacity of water and plus mass of copper and specific heat capacity of copper, और दोनों का टेम्परेचर तो बराबर ही चेंज हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, तो अब हमें जस्ट वैल्यूज़ भर देनी है। हमारे पास है, अब यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो वहाँ ऊपर तंग हो जाएगा। सो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। वाटर कितना है हमारे पास, जो वाटर है 0.25 किलोग्राम है। तो इसको हम लिखूँ 0.25 किलोग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.18 क्रॉस 10⁻³ प्लस अब है हमारे पास मास ऑफ कॉपर कितना है,
ये है हमारे पास 0.14, mass of copper is 0.14 into specific capacity of copper कितनी है 0.386 क्रॉस 10 टू पावर 3, राइट, इनटू डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर दोनों में 3 डिग्री ही है ना, तो इसको हम इंटू 3 डिग्री क्या लिख देते हैं। ये थोड़ा तंग हो जाएगा, इसके लिए मैं सॉरी। 3 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस रहने देते हैं क्योंकि हम सिर्फ यूनिट्स नहीं हम लिख रहे हैं। अच्छा, सो हम ये कह देते हैं कि जो इन स्टेडी स्टेट द हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम इज इक्वल टू हीट गेन बाय, अब इन स्टेडी स्टेट ये रुकेगा कब, इन स्टेडी स्टेट, जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, राइट, हम कह देंगे कि जो हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम स्फेयर, एल्यूमिनियम स्फेयर जितनी हीट लॉस करेगा इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस कॉपर कैलोरीमीटर। ओके, सो नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट पेज। अब आपको अगले पेज पर चलना होगा हमारे साथ। ओके, so now here on we will just concentrate on this page. Now here हम ऐसे लिख देते हैं कि हमारे पास जो mc डेल्टा टी, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर लाइक 2 है, तो उसकी वैल्यूज हम यहाँ लिख देते हैं 0.047 किलोग्राम जो पानी है, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम जिसको हमने निकालना है, और उसमें चेंज इन टेम्परेचर जो था वो 77 डिग्री सेल्सियस था, एंड दिस इज इक्वल टू, नाउ अब दूसरी साइड की वैल्यू आप लिख दें, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, दिस इज 0.25 किलोग्राम ऑफ वाटर, and specific heat capacity of water is 4.18 cross 10 to the power 3, and plus 0.14 kilogram of copper calorimeter, plus specific heat capacity is 0.386 cross 10 to the power 3, और change in temperature is 3 by 3 डिग्री, राइट। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो यदि हम इसको सॉल्व करें, यदि हम इस पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर कैलकुलेशन। इसको मैं लिखूंगा, इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 3.619 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, यहाँ आप 10 टू पावर 3 को आप बाहर ले सकते हैं, और यहाँ आप सबसे पहले तो ऐसे लिख लें 0.25 क्रॉस 4.18 प्लस 0.14 क्रॉस 0.386, राइट, क्रॉस 3 क्रॉस 10 टू पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपके पास आ जाएगा 3.619 क्रॉस स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, यहाँ इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव 1.045 प्लस 0.054, राइट, इंटू 10 टू पावर 3 क्रॉस 3। ओके, so now specific heat capacity of aluminium is, now if we will multiply this part then we will have, इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1.099 क्रॉस 10 टू पावर 3 क्रॉस 3, राइट, 3 डिग्री सेल्सियस है ना ये, एंड डिवाइडेड बाय इट इज़ 3.619, तो इसको तो आप किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे 1 किलो ओनली। So if you will multiply this part and this part, we will have 3.297 divided by 3.619, and this is equal to 0.911, right?
911, and then it is joule. This much joule per kilogram and per Kelvin, right? So this will be the unit of this. This is kilojoule. This is kilojoule होगा ये. This is K यहाँ से आ जाएगा. K is this is kilojoule per kilogram per Kelvin. This will be the final answer of this problem. Okay. So this problem could be solved so easily, as you have seen, on the basis of the principle of the heat lost and heat gain. So this is all about this problem and the concept of calorimetry. Thank you.